तो बच्चों ये हाइब्रिडाइजेशन आज हमने दो अभी तक निकाले हैं और रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट ऑन की है, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं। K3FeCN6 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली। तीन फिनोमिना हमें यूज करने हैं। पहले सेंट्रल मेटल आयन तक का जाना है, और ये गलती मत कीजिएगा कि आप आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन कम करके कॉन्फ़िगरेशन करें, अधिकतर गलत हो जाता है। आप पहले आयरन का लिखिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, पहले 4s से फिर 3d से। फिर सेकेंड लीगेंड वॉच करिए, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। COCN तो हमेशा स्ट्रॉन्ग है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग है। और अमोनिया के केस में कई बार कंफ्यूजन होते हैं, COCN में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। 3d के 5 इलेक्ट्रॉन हमने स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से अगेंस्ट होमशूल पेयर कर दिए थे, और ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल की। इन 5 ऑर्बिटल को काट के ये जो क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब लीगेंड के लोन पेयर आ रहे हैं, और यहाँ एक अनपेयर है। तो हमने लिख दिया था 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक DsP2 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल इनर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन। सेम हमने आयरन का एक और लिया FeCO5। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत होने लायक क्वेश्चन है। एक्चुअली ये है 3d6 4s2 और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब यहां लीगेंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता खाली 3d के इलेक्ट्रॉन, 3d 4s और इसके आगे जो भी हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ पुशअप हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाता है। और इस थ्योरी में ऐसा कोई वो नहीं है क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो अभी आगे आ जाएगा। बस इन्होंने तो खाली प्रूफ कर दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्यों है वो अगली थ्योरी बता रही है कि कब स्ट्रॉन्ग होता है कब वीक होता है। तो ये 3d के 8 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे आ गए, और d में 5 ऑर्बिटल ड्रॉ किए। 5 में से 4 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और बेटा ये ऑर्बिटल खाली हो गया। अब ये d का एक ऑर्बिटल खाली है, आगे s और p खाली है, तो इनकी एनर्जी इक्वल कर दी। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम आ गया, एंड इट इज बोलो क्लियर है। ये आ गया इनर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन डायमंड। वैसे बेटा DsP3 का शेप कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। वैसे तो आपको याद हो sp3d का शेप आप क्या लिखते थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में ना इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। तो इफ यू आर राइटिंग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल देन आल्सो नो इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, बट स्क्वायर पिरामिडल इज मोर करेक्ट। मिटा दूं ये दोनों। तो अब आपको अगले दो करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अगले दोनों, ये मान के चलिए ये बहुत पूछे जाते हैं। वन इज निकल के कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। पहला है, ये लिखा है हमने निकल, और ये मैंने लिखा है CO4 टाइम्स। जल्दबाजी में बच्चे ना CO और CN देखते ही इनर कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं कि अंदर वाला D तो यूज होना ही होना है। अच्छा, ये भी आपको मालूम है NiCO4 लिखा है, यानी ये मोनोडेंटेट लिगेंड 4 बारी है। तो अधिकतर के दिमाग में आता है भाई 4 का मतलब या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या DsP2, और कोई तो होगा ही नहीं, यही तो होगा। जल्दबाजी में सोचते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये लगा दो, गलत हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमेशा अंदर का डी यूज होगा ही होगा। देखते हैं कैसे। बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर है 0, एटॉमिक नंबर है 28, और कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन तक 18, 4s2 पे 20 और 3d8 पे 20। अब अगर आपको समझ में आया हो ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, लेकिन सेकेंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां जाके पेयर हो जाएंगे। तो बेटा अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d10 और 4s0। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 3d10 में सारे पहुंच गए हैं। और अब ये है बेटा 4s खाली, और ये आगे 4p खाली, और क्योंकि 3d पूरा भरा हुआ है तो मैंने उसको ड्रॉ ही नहीं किया है। और अब यहाँ पे पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 लोन पेयर आए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। चाहे तो बना के दिखा दीजिए, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। ये 4 लोन पेयर ऐसे sp3 की शेप टेट्राहेड्रल होती है बेटा, तो ये लिख दिया आपने टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इनर आउटर में इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि डी आया ही नहीं है।
जब डी बाहर का आता है तो आउटर कहलाता है। फिलहाल आउटर वर्ड फिर भी बेटर है, क्यों? इनर वर्ड तब यूज होता है जब मतलब किसी, ये कहना ना एस और पी सब शेल दोनों एक ही शेल की है। इनर तब यूज होता है जब अंदर की शेल और बाहर की शेल का मिक्सचर हो, और आउटर तब होता है जब सब बाहर के हैं। तो यहाँ आउटर कहेंगे तो अच्छा माना जाएगा, इनर नहीं। यहाँ आउटर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप। एंड ऑब्वियसली डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, डायामैग्नेटिक। डन, वेरी गुड बेटा। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये लो हाई, ये वर्ड जो दोनों है ना, ये कंपैरेटिव होते हैं। मतलब अगर इसी में, इसी कॉम्प्लेक्स में अगर इनर बनता, आउटर बन, अगर इनर बनता, और इसमें जब अनपेयर देखते तो अलग अलग दिखते, ठीक है। दिखा रहे इसी का दूसरा एग्जाम्पल। फिलहाल यहाँ स्पिन 0 है तो हाई कहना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये लिखा है NiCN होल 4 -2, ठीक है, NiCN होल 4 -2, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, पहले खुद कोशिश करो। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, बता ही रखा है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, लिखा ही है बोर्ड पे। जस्ट 1 मिनट फॉर योरसेल्फ, आप खुद अटेम्प्ट करके बताइए क्या आना चाहिए। बेटा आप सोचो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो 4 ही ऑर्बिटल आने चाहिए। DSP3 में 5 नहीं हो गए? हाँ नहीं, सही है, बस खाली DSP2 बोलना है ठीक है। यहाँ निकल का आपने पहला कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा, आर्गन 3D8 4s2, लेकिन निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आना है। जब आप यहाँ +2 निकल का लिखेंगे तो आपको 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3D8 रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपने देख लिया, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो अगेंस्ट हुंस रूल जाना है, और अगेंस्ट हुंस रूल जाने में 3D के 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 ऐसे आ गए। और अब आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 दिख गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहां पहला लोन पेयर इधर आएगा और चौथा लोन पेयर इधर आएगा। इन सबकी एनर्जी बराबर। तो ये जो अंदर का 3D है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, लेकिन डी का एक ऑर्बिटल यहां भी आया है। ये जो लोन पेयर आए हैं ये लिगेंड से आए हैं, और डी का एक ऑर्बिटल है, एक एस का है, पी के 2 है, तो इसकी हाइब्रिडेशन DsP2 कहलाएगी, और ऑब्वियसली इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होगी। एंड अब यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि यहाँ इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि अंदर की शेल का डी है, और ये लो स्पिन कहलाएगा। फिलहाल कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डाया मैग्नेटिक भी कहलाएगा। इट इज डाया मैग्नेटिक। बोल बेटा, कोई दिक्कत? मिटा दूं? बच्चों वैसे तो पता ही है आपको, और ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, कल तो टेस्ट है आपका सॉलिड स्टेट का। ऑब्वियसली ऑफलाइन टेस्ट होगा, कोचिंग आके देना होगा, और अपने टाइम पे ही देना होगा जो टाइम पे क्लास है, ठीक है। और परसों से वैसे तो छुट्टियां ही होनी चाहिए, क्योंकि शायद परसों 2 तारीख हो जाएगी ना, और शायद धनतेरस या फेस्टिवल वाइब्स शुरू हो जाएंगी। बट वो बच्चे जिनका पिछला रह गया है, बैकलॉग में है अभी, तो हम कोशिश ये करेंगे इन 6 दिन में, मतलब पूरे 1 वीक की छुट्टी है ये मान के चलिए, इन 6 दिन में जितने भी बच्चों का पिछला रह गया है, देन वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि वो कवर कर लें, स्पेशली फर्स्ट टर्म का। मतलब अब जो आपका प्री बोर्ड दिसंबर वाला है, उसका जो जो कोर्स है वो कवर कर लीजिए।
ऑब्वियसली दिसंबर वाले प्री बोर्ड में जहां तक मुझे ध्यान है आपका सॉलिड स्टेट आ रहा है ना, सॉल्यूशन आ रहा है, मेरे ख्याल फिजिकल में यही दो आ रहे हैं, तीसरा भी है नहीं। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक में क्या आ रहा है, पी ब्लॉक आ रहा है, और क्या आ रहा है पी ब्लॉक के अलावा, एक बार चेक करिएगा शायद डी एंड एफ ब्लॉक है या नहीं है, नहीं है। और यहां क्या आ रहा है, हेलो एल्केन एंड एरीन्स आ रहा है, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आ रहा है, और बायो मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्री बोर्ड वाला, ये सॉरी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें जिस बच्चे का जो जो रह गया हो, अपनी प्रायोरिटी पे आप मुझे जितना जल्दी भेज देंगे, बाकी मैंने तो अब सीधा यही सोचा है कि मॉर्निंग 10 AM कोचिंग आके हम बैठ जाएंगे, 10-11 जैसा भी है, और चैप्टर वाइज बुला लेंगे। मतलब ये कह देंगे जिस बच्चे को भी सॉलिड स्टेट पूछना है, रिवाइज करना है, वो भैया 2 तारीख को आ जाए, जिसने सोल्यूशन पूछना है 3 तारीख को आ जाए, जिसने पी ब्लॉक पूछना है 4 तारीख को आ जाए। इससे कोई मतलब नहीं है कि किस दिन दिवाली है क्या है, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा लगाएंगे वो छुट्टियों में ही लगाएंगे, और छुट्टियों में फेस्टिवल है तो है, और हम जिस टाइम पे लगाएंगे उस टाइम पे फेस्टिवल इतना इफेक्ट नहीं करेगा, हम मॉर्निंग में लगाएंगे, अर्ली मॉर्निंग लगा सकते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो उस समय किसी घर में कोई स्पेशल वो ओकेजन या पूजा या ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे अगर शाम को 6 बजे लगाओ, 7 बजे लगाओ, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, दोस्त खेल रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, या कोई और है, कोई मिलने आ रहा है, जा रहा है। सुबह 8 बजे यूजुअली गेस्ट भी नहीं आते। ठीक है, तो हम अर्ली मॉर्निंग निपटना चाहेंगे। डेली हम 2 से 3 घंटे का आपको टाइम बता देंगे कि इस 2 से 3 घंटे में कोचिंग में या मेरे घर पे। ठीक है, हाँ, इसका वेन्यू नोट कर लो, ये मेरा वेन्यू है B44/15 राजेंद्र नगर। ठीक है, और यूजुअली अगर 1, 2, 4, 6 तक बच्चे होते हैं तो मैं घर पे बुला सकता हूँ, वहां मैंने इतने बच्चों के बैठने का इंतजाम रखा है, क्लास बना रखी है। तो ये है नियर गुप्ता चौराहा। ठीक है, और अगर आपने गुप्ता चौराहा नहीं देखा तो वो सरिता कैफे देखा होगा, है ना। मैंने 1-2 बच्चों को गुप्ता चौराहा बताया तो कंफ्यूज हुए, लेकिन जब मैंने सरितास कैफे बताया बोले हाँ ये देखा है ना, तो ये देखा हो है। हाँ, तो इसके पास में मेरा घर है, सरिता कैफे के पास में है, गुप्ता चौराहे के पास में है वो। हाँ हाँ, वहां पे एक बोर्ड लगा होगा आइल्स का, IELTS, जेन ओवरसीज का है। फिलहाल आइल्स उसमें चमक रहा है, ये तो नहीं चमक रहा। वो आइल्स के बोर्ड को फॉलो करते करते आप पहुंच जाओगे, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। ये गुप्ता वाला स्क्वायर है, और यहाँ है सरिता कैफे। ठीक है, सरिता कैफे ये है, इसके यहाँ सामने जेनरिक मेडिकल है, एक डेंटल है, तो इन डेंटल के पड़ोस में एक साहिबा बुटीक है, और साहिबा बुटीक के अंदर यहाँ मतलब यहाँ से रोड है, और ये गुप्ता चौराहा है, गुप्ता जी की दुकान है। यहाँ PWD क्वार्टर्स हैं, यहाँ पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी में भी फोटो लगा ही होगा। चलो ठीक है, तो ये है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, दैट इज डॉक्टर गुप्ता ऑल्सो। डॉक्टर कौन सा गुप्ता है, कमला न्यूरो सेंटर में वो भी डॉक्टर गुप्ता है। ठीक है, डॉक्टर राजीव गुप्ता और वटेवर, ये भी गुप्ता जी हैं, डॉक्टर गुप्ता, और न्यूरो के हैं। अगर कभी तुम्हारा इलाज हुआ तो देखा ही होगा। तो ये यहाँ जो डॉक्टर गुप्ता के सामने यहाँ ट्रांसफार्मर में है, इस रोड में आना है। यहाँ शुरू में 2 ग्रोसरी स्टोर्स है, परचून की दुकान, उसके बाद एक मकान छोड़ के ये मकान है। तो ये स्टार्टिंग से 5th है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो ये 5वां मकान है। इसके सामने हमने रोड दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा, इस मकान पे जेन ओवरसीज का बोर्ड लगा होगा। तो या तो आपको यहाँ आना होगा, दिस वन। ठीक है, सरिता कैफे से PWD की तरफ आके 1st, 3rd कट पे 5वां मकान। ठीक है, और अदरवाइज फोन नंबर है ही आपके पास, ग्रुप में आप लोग हैं ही, फोन करके आप लोकेशन पूछ लेंगे।
और जिस बच्चे को जो भी टॉपिक पूछना हो, मतलब टॉपिक नहीं, मैं डेज बांट दूंगा सीधा। दैट इज, अगर किसी को सॉलिड स्टेट रिवाइज करना है तो सॉलिड मतलब ये रिवीजन भी मान के चलिए, और अगर किसी ने पढ़ना है, रिवीजन और पढ़ने में थोड़ा अंतर होता है। रिवीजन इज फास्ट। जैसे आज आप सुबह आए थे तो मैंने रिवीजन नहीं कराया था, वो मैंने पढ़ाया था जब आप आज सुबह। और अगर जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो कहूँ ये होता है ये होता है, वो फास्ट होता है। तो अगर रिवीजन मतलब कोई बच्चा नहीं आएगा तो रिवीजन मैं ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, और अगर कोई बच्चा सॉलिड स्टेट पढ़ने आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को अपनी क्वेरीज भेज दीजिए, मुझे जिसमें लगेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम है उसको पहले करा दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली डे 1 यानी सेकंड को सॉलिड स्टेट कर देंगे। अगर एक दिन में खत्म हो गया वेल एंड गुड है, नहीं तो एक दिन और ले लेंगे, या 2 सेशंस कर लेंगे, 1 घंटा और ले लेंगे, थर्ड को ये कर देंगे। तो अब अगर किसी बच्चे को स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी को सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स नहीं आए समझ में, वो डिफेक्ट्स स्लोली पढ़ना चाहता है, तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको ये 8 to 10 का जो स्लॉट होगा, या और अर्ली भी रख सकते हैं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा और डिटेल करा दूंगा, या आपको बुला ही लूंगा वहां पे, और 10 o'clock के बाद जो, या 8 और 10 के बीच में, या इसके बाद आपको और एलोबरेट कर दूंगा, कभी देख तेरी ये दिक्कतें हैं ये भी समाप्त हो जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे एक दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर निपटा दें। ठीक है, और इसके बाद ऑब्वियसली पी ब्लॉक होगा, मतलब एक एक को एक एक दिन दे देंगे। डी एंड एफ नहीं है, सॉरी, दैट इज ऑर्गेनिक में एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, फिर अल्कोहल हो जाएगा, फिर बायो हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स हैं। किसी बच्चे की जैसे सपोज मैसेजेस आ गया 5-6 बच्चों का, नहीं बायोमोलिक्यूल में ज्यादा दिक्कत है, तो ठीक है, इसके बाद पहले इसे करा दिया जाएगा, इसे पहले, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में ना आगे पीछे शिफ्ट कर सकते, तो इसलिए आप अपने मैसेजेस ग्रुप में तो नहीं भेज सकते आप लोग, लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेजेस वाले में जो है ना मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको फॉलो कर लूंगा उसके हिसाब से। अब ये क्रूशियल टाइम है, अगर आप थोड़ा सा खुद इनिशिएटिव लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद शेयर करनी पड़ेंगी, ये है। अब देखते हैं कितने बच्चों को याद रहा NiCl4-2। ठीक है, अब इसे आप खुद करें पूरा। हाँ, एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर एग्जाम में भी गिवन होंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। स्टार्ट। यस, क्लियर कर लेंगे। वेरी गुड, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहला काम आपका कॉन्फ़िगरेशन था। वैसे तो निकल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 4s2 3d8, बट निकल +2 की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8। सेकेंड, हमारा वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड की वजह से हुंस रूल फॉलो होगा। हुंस रूल फॉलो जब हम करेंगे तो यहाँ कोई भी ऑर्बिटल नहीं बचेगा जो वेकेंट हो, और अब हमारे पास यहाँ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा आगे 4s और 4p भी है, तो यहाँ लोन पेयर हम कहाँ कहाँ भेजेंगे? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ये 4 लोन पेयर आएंगे। इन 4 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम करेंगे, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp3 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है ऐसे कंपैरिजन में, मतलब वो दे देंगे NiCl4-2, NiCN4-2 और NiCO4, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो इन तीनों में अगर चेक करें तो NiCl sp3 है, जबकि ये दोनों dsp2 है। ठीक है, ये sp3 में टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है।
फॉलोड बाय, अंतर क्या क्या है जरा देखें। ये टेट्राहेड्रल है, अरे सॉरी जल्दबाजी में लिख दिया, सॉरी, ये भी sp3 है, सॉरी ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रल और ये जो टेट्राहेड्रल, इन दोनों में अंतर क्या है? ये अभी हमने किया है पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर, ये और ये डायमैग्नेटिक। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में ही कहीं ना कहीं अंतर है। जैसे इसमें और इसमें क्या अंतर है? हाइब्रिडाइजेशन शेप का अंतर है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन शेप, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन शेप सेम है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में अंतर है। इज इट क्लियर? ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं एक आध बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, जैसे ZnNH3 होल 4, ZnNH3 होल 4 +2, ये सिंपलेस्ट है। स्टार्ट। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 3030। डेफिनेटली। तो ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले, लेकिन यहां जिंक +2 में है, तो इसलिए खाली 3d10। लीगेंड भाड़ में जाए, वीक हो या स्ट्रॉन्ग। समझ में आया मैंने क्यों कहा भाड़ में जाए? क्योंकि 3d10 पहले से भरे हुए, अब इसमें हम कर क्या लेंगे? भैया वीक आए तो भी ऐसे ही भरा जाएगा, स्ट्रॉन्ग आए तब भी ऐसे ही भरा जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी और शेप इसकी टेट्राहेड्रल रहेगी, डायमैग्नेटिक रहेगा। sp3 टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। डन। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे इस थ्योरी के ड्रॉबैक भी दिखेंगे आपको। इन्होंने कहा चलो भाई अब कोबाल्ट का देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया 6 टाइम्स +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। आयरन से अगला मेंबर है कोबाल्ट। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि आर्गन के बाद 4s2 लिखते ही 20 हो जाते हैं, और 20 के ऊपर जितने बचे वो 3d में रखे जाते हैं, तो 4s2 3d7 आएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 है, तो ये +3 होने की वजह से खाली लिखा जाएगा आर्गन एंड 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटे, एक यहां से। अमोनिया को भी इन जनरल स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया। और अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग है और वो पेयरिंग कराएगा, तो ये 3d6 ऐसे आ गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगेंस्ट हुनसुल, ये ऐसे आ गए। एंड ऑब्वियसली 6 लोन पेयर जो आने हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की वजह से ये आ गए। इन्होंने अपनी एनर्जी इक्वलाइज कर ली, और एनर्जी इक्वलाइज करने के बाद, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी D2sp3। ये अंदर वाली शेल का D है, ये बाहर वाली शेल से। तो D2sp3 की शेप वही ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप, लो स्पिन और इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन, इनर कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट? मैं वही तो दिखा रहा हूं, इसीलिए तो इस थ्योरी से अगली एवॉल्व थ्योरी आई, ठीक है, मिटाओ। अब हमको करना है CuNH3 होल 4, ठीक है, CuNH3 होल 4 सल्फेट। इसका एक आध नाम भी है, स्विट्जर्स रिएजेंट, ठीक है, ये लैब में बनाया भी जाता है, CuNH3 होल 4 सल्फेट। यहां पे अब यहां से पता चलेगा ये थ्योरी थोड़ी गड़बड़ है, मतलब इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखते, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर याद है तो ये 3d10 4s1 लिखा जाता है इवन इन ग्राउंड स्टेट। इसे 3d9 4s2 कोई बच्चा नहीं लिखेगा, और 11th में ये आपको पढ़ाया जाता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल, उस वजह से।
यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा क्योंकि सल्फेट -2 होता है, ये 0 है, कॉपर +2 में आता है। तो ये आ रहा है 3D9। अब बच्चों 3D9 ध्यान करो, 2 मिनट पहले मैंने जिंक के लिए कहा था 3D10 जब हो गया था कि हमारी बला से अमोनिया वीक हो या स्ट्रांग हो, 3D10 तो वैसे ही भरेंगे 2-4। अच्छा 3D9 भी तो वैसे ही भरेंगे, सोच के देखो, एक एक करके भरो तो भी 1 एम्पियर आएगा, दो दो को मार के फेंक के भरते जाओ तब भी 1 एम्पियर आएगा। लेकिन ये जब 3D9 किसी भी थ्योरी से चाहे वीक मानो चाहे स्ट्रांग, यही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होनी चाहिए? क्या इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होनी चाहिए? क्या डी खाली है? चाहे वीक लिगेंड है चाहे स्ट्रांग है, डी में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो लोन पेयर कहां आना चाहिए? आगे। तो लोन पेयर तो यही आना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 ये होनी चाहिए, बट होती नहीं, होती नहीं। जब इसका प्रैक्टिकल किया गया इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड की शेप जो आ रही थी वो स्क्वायर प्लेनर आ रही थी। जब भाई टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में एंगल का अंतर है और शेप का अंतर है, तो इसकी शेप क्या आ रही थी? स्क्वायर प्लेनर, 90 डिग्री एंगल। तो ये साइंटिस्ट जिनने भी दे रखी उन्होंने कहा हाँ सही तो है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ है, तो बोले अमोनिया जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो ये अनपेयर हो गए, ये वेकेंट हो गया, सॉरी ये वेकेंट हो गया। और अगर वेकेंट हो गया तो ये पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा अनपेयर। हाँ ये आगे यहां दिखा दिया ना, ठीक है। भैया क्यों आगे चला गया ना, क्यों चला गया? तुम्हारे घर की खेती, जब मर्जी चाहे नहीं, मतलब ये तो वो हो रहा है जैसे गली क्रिकेट होता है ना, कोई दूसरा खेल रहा है उसके पैर पे बॉल लग जाए, हेल्प, LPW आउट है। और जब खुद खेल रहे बॉल विकेट पे भी लग जाए, हट नो बॉल है नहीं? वही वाली कहानी, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, हाँ यहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बोले इससे पहले तो नहीं था, नहीं ये अलग ही है। तो मतलब इस थ्योरी का सिर पैर कुछ खास लगा नहीं, ठीक है। अब ये अगली थ्योरी ने प्रूव किया कि इसमें भी स्प्लिटिंग होती है, इसकी एनर्जी जो है ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो अगली थ्योरी ने कहा। उस थ्योरी का नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो प्रूव करेगी इनके कुछ ड्रॉबैक को। बेटा यहाँ पे ना 4 थ्योरीज हैं इस चैप्टर में। पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तीसरी थ्योरी CFT है, और चौथी थ्योरी MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में ये 3 थ्योरीज है। वर्नर थ्योरी में तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी खत्म। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन था जो हो ही गए ऑलमोस्ट, बस इसका ये ड्रॉबैक है, ये है। और अब हम लास्ट थ्योरी पे एंटर करने वाले हैं, इसे CFT। फिलहाल बेटा एक मिनट सात्विक, पहले हम इसका समझें CuNH3 का प्रैक्टिकल बेसिस पे। उन्होंने कहा भाई हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया और ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो गई, ठीक है। तो अब आपको CuNH3 को एज ए एक्सेप्शन यहां तक रखना है, एज ए एक्सेप्शन याद करना है। ये DsP2 होता है और ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। इस थ्योरी ने से DsP2 प्रूफ भी कर रखा है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये नहीं बताया। हाँ DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, तो उसके लिए अगली थ्योरी दी गई है। मतलब अनपेयर है ना, अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर है और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कल CFT, और जब हम CFT पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अमोनिया या कई लिगेंड कभी वीक होते हैं कभी स्ट्रॉन्ग, क्यों वीक होते हैं क्यों स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट ये चीज प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो हेडिंग आपकी होगी कल CFT, ठीक है। और कल का कहने का मतलब ये चैप्टर होपफुली अब CFT छुट्टियों बाद ही होगा। हाँ अब ये वाला चैप्टर छुट्टियों बाद होगा। अब आपके अपने बिहाफ पर बाकी बच्चों को बता दीजिएगा, रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, कल आपका टेस्ट है और कल के बाद परसों से रिवीजन होगा। और जितनी भी दिवाली हॉलीडेज हैं सब में लगातार रिवीजन होगा, ठीक है। कोई भी दिन छुट्टी हम नहीं करना चाहते।